हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एवरी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको 3.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जब लेक्चर्स देखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको लेक्चर्स समझ में आए या नहीं आए। तो बच्चों आज की क्लास में हमारी 3.5 एक्सरसाइज चलेगी कंटिन्यू, जिसमें मैं आज आपको एक नया मेथड इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिस मेथड का नाम क्या है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम ये नया मेथड पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे इजी है, आपको घबराना नहीं है। मैं इसे आपको बहुत ही इजी वे में बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए समझाऊंगा। इतनी बातें क्लियर आ रही है आपको? आज हम सिर्फ इसके न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि अगले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल यानी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी बातें जानते हैं बेसिक। हमने दो मेथड पढ़ लिए। पहला मेथड था बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड था आपके पास एलिमिनेशन मेथड जिसको आप विलोपन विधि बोलते हो, और आज का जो थर्ड मेथड है जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलोगे यानी कि ब्रज गुणनखंड विधि। इसको हम ब्रज गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, ब्रज गुणनखंड विधि। आज हम ये वाली मेथड पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आपको बता दूं बच्चों क्या होता है। आपके पास दो इक्वेशन होती है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशंस तो आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी होगी। एलिमिनेशन में भी ऐसी दो इक्वेशन आपको मिली है, सब्स्टिट्यूशन में भी आपको ऐसी दो इक्वेशन मिली हैं। तो अब ये जो आप ऐसे करोगे तो सबसे पहले बच्चों ये मेथड लगाने के लिए आपको इस सवाल को वेरीफाई करना होगा। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि a1 अपॉन में a2 अगर इक्वल है b1 अपॉन में b2 के और इक्वल नहीं है C1 अपॉन में C2 के। अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, ये तो आपको आता है, सीख रखा है आपने 3.2 में, तो आपको बोल देना है कि देयर इज नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा। देयर इज नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि आप यहां पर इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। इस केस में अगर ऐसा हुआ तो हम पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आपको पहले चेक करना है a1 अपॉन में a2 अगर इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के और इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो आप बोलना देयर इज नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं है। ये इसका आंसर है। दूसरी बात, अगर ऐसा हो जाए बच्चों कि a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन में b2 के, मेरी बातें समझ पा रहे हो, और इक्वल हो जाए c1 अपॉन में c2 के, ये तीनों आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो इस केस में आपको बोलना है देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि इस केस में भी आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, वो भी बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो इसको बोलोगे आप कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस सॉल्यूशन में भी इसका क्या होगा? आप दो वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसमें तो आप निकाल ही नहीं सकते, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, इसीलिए आप इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा कब? तो आइए देखिए, अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कैसी कि a1 अपॉन में a2, तीसरा केस है, ठीक है, इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो आप बोलोगे देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, और जब यूनिक सॉल्यूशन होगा यानी कि अद्वितीय हल है, और जब अद्वितीय हल है तो x और y की वैल्यू निकल कर आएगी, क्योंकि ये दोनों, इसका मतलब पता है ना आपको, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, जब ये काटेगी एक दूसरे को तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इसका x और y की वैल्यू निकलेगी, और जब पैरेलल होगी तो ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं, तो कहाँ से आएंगी, और जब इसके ऊपर ही लाइन चढ़ रही है तो इसका मतलब दैट मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशन है, यहाँ भी। तो कहने का मतलब ये होता है, इस तरह से ग्राफिकल समझे तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसमें दो हल आप निकाल सकते हो। तो क्या है इसका मेथड, क्या है इसका फॉर्मूला? तो फॉर्मूला क्या है देखो, बताता हूं मैं आपको। फॉर्मूला याद रखिए, आपको बिल्कुल सिंपल वे में ऐसे करना है, एक क्रॉस बनाना है, ऐसे 1 2 3 कट करने, ऐसे कर दिया। अब देखो यहां से स्टार्ट करना है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1
अब B2। अब आप सोचो ये क्या बना दिया मैंने, ये मैं आपको लर्न करने का बहुत ही इजी वे बताऊंगा, ध्यान देना अच्छे से। आपको इस तरह से स्टार्ट करना है, B1 B2 से स्टार्ट करना है और ये B1 B2 पे ही क्लोज भी होगा। देखिए B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। आपने क्या करना है बच्चों, इस तरह से बना दिया, 3 इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके पास लिख दिया x, ठीक है, इसके पास लिख दिया y और इसको अकेला छोड़ दिया, लिख दिया यहाँ पे 1। ये हमेशा 1 ही रहेगा। अब यहां से फॉर्मूला क्रिएट होगा, आपको प्लस माइनस के साइन के साथ ये लिखना है, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू है तो x के नीचे आपको करना है B1 C2 मल्टीप्लाई करना है माइनस B2 C1। अब मैं कहता हूं इसे याद करो तो दिक्कत होगी ना, लेकिन ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा कि B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपॉन में C1 A2 माइनस C2 A1। क्लियर है, इक्वल टू 1 अपॉन में A1 B2। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बच्चों, A2 B1। तो देखिए ध्यान से, तीनों आपके पास यहां पर इस तरह से आ गए। अब सपोज यहां पे कोई वैल्यू सॉल्व करने पे कुछ आएगा, मान लो x अपॉन में 5 आया, यहां 1 अपॉन में 2 आया, तो इसको मैं इसके साथ जब कंपेयर करूंगा तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही इसको जब मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही इजी वे है। तो सिर्फ इसी केस में x एंड y की वैल्यू निकलकर आएगी, याद रखना इस चीज को। अगर वो 2 केस हो जाएंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा, बस एक लाइन लिख देना है आपको, देयर इज नो सॉल्यूशन, उसका कोई हल नहीं है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 केस हो गए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, शायद आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा समझिए ध्यान से। आपके पास जो भी इक्वेशन लिखी होगी उसके यहां पर आपको नंबर लिख देने हैं, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। इतना आपने कर दिया। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि इसमें से इसे माइनस ना, ये आना है ऐसे, फिर माइनस ये, फिर ये ऐसे, फिर माइनस ये, फिर ये ऐसे, फिर ये माइनस ये। इससे आपको बहुत ही इजी में याद हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? आपने बस ये पोर्शन समझ लिया तो बस आपको याद हो गया। और अगर मैं ऐसे आपको याद नहीं बोलता तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप भूल सकते हो कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन ऐसे में आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो प्लीज आप B1 B2 C1 C2 और ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका और इंप्रेशन अच्छा जमता है एग्जाम में। तो इस तरह से आपको करना है इस क्वेश्चन को। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपकी बुक का। आइए देखिए क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि किसके अद्वितीय हल हैं, किसका नो सॉल्यूशन है मतलब कोई हल नहीं है, और किसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन चेक करना है इसमें पहले। और कह रहा है इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है, मेरी बात समझ पा रहे हो, तो इसकी यूजिंग मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कर आपको x एंड y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर, साफ साफ इन्होंने बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, लेकिन जब यहाँ पे आपको यहाँ बोल रखा है तो आपको यही मेथड लगाना है। तो बच्चों सबसे पहले हम तो चेक करेंगे कि ये सवाल है क्या। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं उठाता हूं, तो देखिए x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू में 0। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, और लिखा हुआ है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू में 0। तो आप देखिए यहां पर a1 क्या है आपके पास, 1 है, तो 1 अपॉन में a2 क्या है आपके पास, 3 है, इक्वल टू b1 आपके पास क्या है, माइनस 3 है, अपॉन में b2 क्या है आपके पास, माइनस 9 है, इक्वल c1 क्या है आपके पास, माइनस 3 है, और c2 क्या है आपके पास, माइनस 2। अगर कंपेयर करोगे तो यही आएगा ना। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 9, ये तो आपस में कभी इक्वल है ही नहीं, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, इक्वल नहीं है c1 अपॉन में c2 के। तो इसका मतलब ही हो गया कि नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा, ये सॉल्यूशन होगा ही नहीं। आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल नहीं सकते इसमें, तो कोई हल नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बातें। और अगर तीनों बराबर होते तो क्या बोलते हैं, देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा कब, एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, आप भी चेक करिएगा उसके बाद करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं, ठीक है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है 2x प्लस y इक्वल टू में 5, फिर लिखा हुआ है आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल टू में 8। तो सबसे पहले मैं इसको एक अच्छी सी इक्वेशन तो बना दूं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू में 0, इक्वेशन फर्स्ट। 3x
प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू में 0 इक्वेशन सेकंड। पहले आपको सवाल को ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए a1 a2 पहले चेक करना है, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2। मुझे यहीं पता चल गया ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो दैट मीन्स क्या लग गया यहाँ पर, a1 अपॉन में a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन में b2। इसका मतलब देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, और जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब इसका अद्वितीय हल है, यानी कि x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला और बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे। देखिए ध्यान से, ऐसे जो तरीका मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको बोला था b1, मैंने क्या बोला था, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। आप कभी नहीं भूलोगे इससे, मैं गारंटी बोलता हूं। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब b1 की वैल्यू यहां पे देखिए क्या है, यहां 1 है तो आपने 1 लिख दिया, ठीक है। b2 की वैल्यू क्या है, 2 है तो आपने 2 लिख दिया। फिर c1 की वैल्यू क्या है यहां पर, -5 तो -5 लिख दिया। और c2 की वैल्यू क्या है, आपने लिखा -8 तो -8 लिख दिया। फिर a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 तो आपने 2 लिख दिया। a2 की वैल्यू 3, फिर b1 आपके पास 1 और b2 आपके पास 2। अब इक्वेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला आपसे कहता है कि x अपॉन में, पहले फॉर्मूला आप लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू में y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1। क्लियर है, इक्वल टू में 1 अपॉन में a1 इंटू a2 b2 माइनस a2 इंटू b1। ये इस तरह से आपको लिखना है। पहले ये फॉर्मूला यहीं से बनता है। अब मैं चीजें यहां पे पुटअप करूंगा। देखो बच्चों, x अपॉन में चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, बिल्कुल अच्छे से देखिए। b1 क्या है आपके पास 1 मल्टीप्लाई में b2 क्या है आपके पास -8। फिर फॉर्मूले में बीच में माइनस लग रहा है, फॉर्मूले में बीच में माइनस लग रहा है, माइनस लग रहा है, देखिए ध्यान से। उसके बाद b2 क्या आपके पास 2 मल्टीप्लाई में b1 क्या आपके पास -5। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। इक्वल टू फिर y अपॉन में, देखिए ध्यान से, c1 क्या आपके पास -5 मल्टीप्लाई में 3, फिर बीच में माइनस लगेगा, फिर ये आपके पास -8 है मल्टीप्लाई में 2। क्लियर है इस चीज को। फिर इक्वल टू में 1 अपॉन में a1 आपके पास 2 है मल्टीप्लाई में 2, फिर -3 मल्टीप्लाई में 1। अब प्लस माइनस तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आप देखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 5 10। देखिए कितनी इजी वे में, बहुत ही जल्दी से, आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लस माइनस उम्मीद कर रहा हूं हर बच्चे को बहुत अच्छे से आता है। अब ये नीचे 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया। तो अब आप कंपेयर करिए, इसको इससे कंपेयर करेंगे क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो x/2 इक्वल टू में 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2 आ गई। सेम ऐसे इसको इससे कंपेयर करेंगे, y/1 इक्वल टू में 1/1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है। मेथड है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको कहा है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस आपके डाउट को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहे और आपकी मदद करे हमेशा। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों। इसको आपको 101% अपने माइंड में लिखना है और लिख लेना है इसको। 100% है ये आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स, याद रखना इस चीज को, 3 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना है, आपको समझना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है। देखिए ध्यान से, यहां पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि अगर इस इक्वेशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 अपॉन में b2 इक्वल c1 अपॉन में c2 है, तो बताइए a और b की वैल्यू क्या है। यानी क्वेश्चन ने आपसे साफ साफ कहा है कि इफ a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2, ऐसा क्वेश्चन ने आपको गिवन कहा है, दिया हुआ है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो आप ये बताइए, इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों की, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से
अनेक हल हैं, ये बात क्वेश्चन ने लिखी हुई है, इस बार चेक नहीं करना, ये दिया हुआ है आपको। तो बताओ ये वैल्यूज क्या होंगी। तो मैंने पुटअप किया, देखिए ध्यान से, a1 यानी कि 2 अपॉन में a2 यानी कि a माइनस b, b1 यानी कि 3, b2 यानी कि a प्लस b, c1 अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस आ जाएगा, आगे -7 अपॉन में ये आगे आएगा तो आगे माइनस आ जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। वैसे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना तो है नहीं। अब आपको पता है ये तीनों आपस में इक्वल हैं और आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आपको यहाँ पर कैसे भी करके कंपेयर करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं इन दोनों कंपेयर कर लेता हूँ। तो मैं लिखा 2a माइनस b इक्वल टू में 3a प्लस b। कंपेयर का मतलब होता है आप उसे कैसे भी कर सकते हैं। इन्हें जब कंपेयर किया तो ये क्या हो गया आपके पास 3a माइनस 3b इक्वल टू में 2a प्लस 2b। तो 3a बच्चों ऐसे ही रह गया, ये 2a जब इधर आएगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, ये 2b ऐसे ही रह गया, ये 3b जब उधर जाएगा तो प्लस का 3b हो जाएगा। तो फाइनली a बराबर 5b आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे a की वैल्यू 5b में आई है, पूरी नहीं हुई है। अब इन दोनों को भी आप कंपेयर कर लो, या तो इन दोनों को कर लो या इन्हें कर लो, तीनों आपस में बराबर है, दो इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी क्योंकि a और b है। तो मैंने क्या करा, 3a प्लस b को कंपेयर किया 3a प्लस b माइनस 2 से। अब देखिए इन्हें क्रॉस करा मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9a प्लस इसको जब इससे तो 3b माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू में इसको जब इससे किया तो 7a प्लस 7b। इतनी बातें क्लियर। अब इधर ले आइए आप, 9a ये जब इधर आएगा तो माइनस का 7a प्लस 3b ये इधर आएगा तो माइनस का 7b इक्वल टू में इस 6 को आप उधर कर देंगे तो ये इधर प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर हो रही है इतनी बातें। अब देखिए 9 में 7 गया 2a, 3 में से 7 गया तो माइनस का 4b इक्वल टू में 6 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ध्यान से a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो लिख दो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में आ गए तो 2a की जगह पे आपने 5b रख दिया। तो ये आपके पास मेथड कौन सा हो गया, ये मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई आप ऐसा यहाँ पे सोचोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो ये इसके यूनिक सॉल्यूशन तो हुए ही नहीं। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब इस b की वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a इक्वल टू 5 और यहाँ 1, तो a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया 1। दैट इज योर आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए और आपको ये करना है, बहुत खास क्वेश्चन है आपके लिए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे आप इस क्वेश्चन के लिए। इज दैट क्लियर। अब आपको इसी क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, मतलब इसी सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आते हैं बच्चों। कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल हैव द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे k का मान ऐसा मैं क्या रखूं कि ऐसा बन जाए, a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन में b2 इक्वल नहीं हो c1। ऐसा आपको क्वेश्चन ने गिवन दिया हुआ है। यही तो होता है नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मतलब उसका कोई हल नहीं हो। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, a1 अपॉन में a2 रखेंगे, b1 अपॉन में b2। देखो y मत रखना, y के कोफिशिएंट को रखना होता है यहाँ पर, ठीक है, रखना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर निकाल। इधर से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल नहीं है, ठीक है। क्लियर इस चीज को। k की वैल्यू के लिए पूछ रहा है तो इसलिए किया, नहीं के लिए पूछता तो आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपसे इतना क्वेश्चन ये आपको ये खुद करना है, उम्मीद कर रहा हूँ कि कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप बताएंगे मुझे और पब्लिकली आप इस कमेंट सेक्शन में आप सेकंड क्वेश्चन का सेकंड डालकर आप लिखेंगे k की वैल्यू क्या आई। आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन, ऐसे लिखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन के सेकंड का आंसर जो भी आया 4 3 2 5 k इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं उसको बताऊंगा आपको कि आपका आंसर सही है या गलत। ये सबका HW है, सबको करना होगा। आप जितने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं सबको k का आंसर कॉपी में सॉल्व कर कमेंट सेक्शन में डालना है, मुझे बताना है कि क्या इसका आंसर है।
क्लियर है? आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं वो ठीक है, वो मैं चेक कर लूंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताना है पब्लिकली, ठीक है? अब ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन और करना है बच्चों, इसमें खुद ही आपको करना है इस क्वेश्चन को। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, सब कुछ सॉरी क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। इक्वेशन है 8x प्लस 5y इक्वल टू में 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू में 4। ये इक्वेशन है, इसकी सॉल्यूशन निकालनी है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और अगर आपको अच्छी रिवीजन करनी है तो आप इसको तीनों मेथड से कर लो, आपकी मर्जी। आप एलिमिनेशन से कर लो, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, और तीनों वैल्यू से तीनों से आंसर सेम आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा आपकी आपने सही किया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और अब बहुत अच्छे से आप ये सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 3.6, फिर हमारा ये चैप्टर 3 क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स देंगे मुझे कि हाँ भाई आपको लेक्चर समझ में आते हैं या नहीं आते। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ। मैं विकास मिश्रा, लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में।